प्रश्न 11। लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। क्लैरिफाई द लॉक्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी। उत्तर। लॉक का सामाजिक समझौता सिद्धांत। लॉक की राजनीतिक विचारधारा में सर्वप्रथम स्थान उसके सामाजिक समझौता सिद्धांत का है, जिसका वर्णन उसके विभिन्न चरणों में किया गया है। मानव स्वभाव की व्याख्या। यद्यपि लॉक ने भी शाफ्टसबरी के पतन और उसके बाद के पूर्ण दिनों में एवं अपने देश के निष्कासन का यातना में जीवन बिताते हुए मानव स्वभाव के दुष्टतापूर्ण पक्ष का साक्षात्कार किया था, फिर भी उसका हृदय मनुष्यों की स्वाभाविक अच्छाई और दया आदि गुणों से अधिक प्रभावित था। उसके पिता के स्नेहमय व्यवहार और मित्रों की अच्छाई ने उसके हृदय में मानवीय सद्भावना के प्रति निष्ठा उत्पन्न की और उसने स्वयं अपनी आंखों से 1688 में इंग्लैंड में शांतिपूर्ण साधनों के बल पर जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए उन्हें देखा था। उसने उक्त प्रभाव और निष्ठा को पुष्ट करने का कार्य किया। इसी कारण जहां हॉब्स ने मनुष्य को स्वार्थी, पाशविक और पतित माना है, लॉक ने उसे सहयोगी तथा सामाजिक माना है। उसके अनुसार मनुष्य स्वभाव से ही एक ऐसा सामाजिक प्राणी है जो पारस्परिक सहयोग, प्रेम, दया और सद्भावना के आधार पर दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंध रखते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है। प्राकृतिक अवस्था। हॉब्स की भांति लॉक ने भी प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया है। क्योंकि लॉक का मनुष्य प्रेम, सहानुभूति, सहयोग एवं दया से पूर्ण प्राणी है, इसलिए प्राकृतिक अवस्था प्रत्येक की प्रत्येक के साथ संघर्ष की अवस्था न होकर शांति, संपन्नता, सहयोग, समानता तथा स्वतंत्रता की अवस्था है। लॉक ने लिखा है कि यद्यपि प्राकृतिक अवस्था स्वतंत्रता की अवस्था है, तथापि यह स्वेच्छाचारिता की अवस्था नहीं है। यद्यपि इस अवस्था में मनुष्य को अपने व्यक्तित्व या संपत्ति के प्रयोग की अमर्यादित स्वतंत्रता है, पर उसे तब तक अपने को नष्ट करने की स्वतंत्रता नहीं है, जब तक कि ऐसा करने की आवश्यकता जीवन बनाए रखने के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य से न हो। What? Bro, what are you talking about, man? लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में व्यवस्था भी विद्यमान है, और वह है विवेक द्वारा स्थापित व्यवस्था। लॉक के अनुसार विवेक को काम में लाने वाली संपूर्ण मानवता को यह सिखाता है कि क्योंकि सब मनुष्य समान तथा स्वाधीन है, अतः किसी को भी दूसरे के जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता एवं संपत्ति को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। इस प्रकार लॉक का तात्पर्य यह है कि मनुष्यों को दूसरों के अधिकारों पर आक्रमण करने और हानि पहुंचाने से रोका जाना चाहिए। सबको उस प्राकृतिक अवस्था को मानना चाहिए जो शांति और संपूर्ण मानवता की सुरक्षा चाहती है। इस प्रकार की लॉक की प्राकृतिक अवस्था इस विवेक जनित प्राकृतिक नियम पर आधारित है कि तुम दूसरों के प्रति वही बर्ताव करो जिसकी तुम दूसरों से अपने प्रति आशा करते हो। Do unto other as you want others to do unto you। लॉक के व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में इस प्राकृतिक व्यवस्था के अनुसार चलते हैं तथा उचित अनुचित, पाप पुण्य, धर्म अधर्म की स्वाभाविक भावना के अनुसार परस्पर व्यवहार करते हैं। यह प्राकृतिक अवस्था स्वर्ण युग की अवस्था है, और डनिंग के शब्दों में यह पूर्ण सामाजिक अवस्था होने की अपेक्षा केवल पूर्व राजनीतिक अवस्था है। यह अवस्था पारस्परिक संघर्ष की अवस्था नहीं थी, इसमें शांति और विवेक का आधिक्य था। सामाजिक समझौता प्राकृतिक अवस्था आदर्श अवश्य है, किंतु न तो यह व्यावहारिक है और न ही इसमें स्थायी होने की कोई गारंटी दी जा सकती है। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को कुछ असुविधाएं हैं और इस अवस्था की कुछ कमियां हैं। प्राकृतिक अवस्था की पहली कमी यह है कि इसमें अरे कहना क्या चाहते हो? कोई सुनिश्चित, प्रकट एवं सर्वमान्य नियम नहीं है जिनके आधार पर उचित अनुचित का निर्णय हो सके। इस अवस्था की दूसरी कमी यह है कि इसमें कोई प्रकट एवं निष्पक्ष निर्णायक नहीं है। प्राकृतिक अवस्था की तीसरी कमी निर्णयों को कार्यान्वित कर सकने वाली शक्ति का अभाव है और ऐसी दशा में निर्णय कार्यान्वित होने से रह जाते हैं। इन असुविधाओं के कारण व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था का त्याग कर समझौते के आधार पर राज्य संस्था की उत्पत्ति करते हैं। इसके लिए मनुष्यों में दो प्रकार के समझौते होते हैं। यद्यपि लॉक ने स्पष्टतया ऐसे दो समझौतों का उल्लेख नहीं किया है, किंतु उसके वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि दो समझौते किए गए। पहले समझौते द्वारा प्राकृतिक अवस्था का अंत कर समाज की स्थापना की गई। इस समझौते द्वारा मनुष्य यह निश्चित करते हैं कि वे अपने संबंध में व्यवस्था करने का अधिकार समाज को देते हैं। परिणाम स्वरूप अब उस कानून के निर्माण का अधिकार समाज को होगा जिन्हें वह मनुष्य के वैयक्तिक और सामाजिक हित के लिए उपयोगी समझेगा। दूसरे प्रकार का समझौता वह है जो समाज के मनुष्य मिलकर शासक व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह से करते हैं तथा जिसके द्वारा राज्य संस्था की उत्पत्ति होती है। यह समझौता एक प्रकार के शासक और शासितों के मध्य है, जिससे समाज के द्वारा शासक को कानून बनाने, उसकी व्याख्या करने और उन्हें मनवाने का अधिकार दिया जाता है।
परंतु लॉक के सामाजिक समझौते में शासक को अमर्यादित शक्ति प्राप्त नहीं है। शासक की शक्ति पर यह प्रतिबंध लगा दिया गया है कि उसके द्वारा निर्मित कानून प्राकृतिक नियमों के अनुकूल और अनुरूप होंगे। लॉक का कथन है कि व्यक्ति अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए राजनीतिक समाज में प्रवेश करते हैं। संपत्ति के अंतर्गत जीवन, स्वास्थ्य तथा स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। लॉक की धारणा है कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को जो अधिकार प्राप्त थे, समाज उनकी सुरक्षा सामूहिक रूप से और सामूहिक हितों को ध्यान में रखते हुए करेगा। इस प्रकार सरकार व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा की गारंटी लेती है। इस समझौते में यह भी निश्चय किया जाता है कि यदि प्रभु सत्ताधारी समझौते की शर्तों का उल्लंघन करे और सार्वजनिक हित के विरुद्ध शासन करे, तो मनुष्यों को अधिकार होगा कि वे उससे अथवा उस व्यक्ति समूह से राजशक्ति छीन लें और दूसरे ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह को दे दें जो समझौते की शर्तों के अनुकूल सार्वजनिक हित में शासन करे। बात तो सही है। लॉक के सामाजिक समझौते की विशेषताएं। लॉक द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौते की कुछ विशेषताओं का उल्लेख निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। 1. लॉक के सिद्धांत के अंतर्गत दो प्रकार के समझौते होते हैं। पहले समझौते द्वारा तो एक राजनीतिक समाज की स्थापना की गई है और दूसरे समझौते द्वारा शासक व शासित के मध्य शर्तें निश्चित करते हुए सरकार की स्थापना की गई है। 2. समझौते के परिणाम स्वरूप नागरिकों के द्वारा अपनी प्राकृतिक अवस्था के अधिकारों का त्याग कर दिया जाता है, किंतु अधिकारों का यह त्याग इस शर्त पर किया जाता है कि समाज उनकी सुरक्षा सामूहिक रूप से और सामूहिक हित को ध्यान में रखते हुए करेगा। 3. समझौते के आधार पर जिस राज्य संस्था का निर्माण होता है, वह मानवीय अनुमति और सहमति का परिणाम है। 4. लॉक के सिद्धांत में शासक भी समझौते का एक पक्ष है, अतः समझौते की शर्तें उस पर अनिवार्यतः लागू होती हैं और उसके लिए समझौते का पालन आवश्यक होता है। इस प्रकार लॉक एक निरंकुश राजतंत्र नहीं, वरन मर्यादित राजतंत्र की स्थापना के पक्ष में है। 5. लॉक के सिद्धांत में राज्य और शासन के अंतर को स्वीकार किया गया है और वह शक्ति विभाजन के सिद्धांत का समर्थन करता है। 6. क्योंकि शासक अथवा सरकार की स्थापना मनुष्यों के समझौते और सहमति पर आधारित होती है, अतः यदि सरकार निश्चित लक्ष्य को पूर्ण करने की दिशा में कार्य न करे, तो शासक की नियुक्ति करने वाली जनता को उसे पदच्युत करने का अधिकार है। दूसरे शब्दों में, लॉक के समझौते के अनुसार हॉब्स के मत के विरुद्ध जनता को शासक अथवा सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार प्राप्त है। जैसा कि लॉक ने कहा है, समाज को सदा एक ऐसी शक्ति प्राप्त रहती है कि वह अपने को किसी के भी कुप्रयत्नों और कुचेष्टाओं से बचा सके, जो प्रजा के जीवन, स्वतंत्रता या संपत्ति के विरुद्ध कुप्रयत्न और कुचेष्टाएं करने की मूर्खता अथवा नीचता करे। जब कभी भी कोई उन्हें दास्तां की दिशा में ले जाने का प्रयत्न करे, उन्हें सदा यह अधिकार होगा कि वह अपने को उससे मुक्त कर सकें, जो आत्मरक्षा के उस मौलिक, पवित्र एवं अपरिवर्तनीय नियम पर आक्रमण करते हैं, जिनके हेतु वे समाज में सम्मिलित हुए थे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। समझौते की उपर्युक्त विशेषताओं से स्पष्ट है कि लॉक ने अपने सिद्धांत के आधार पर एक ऐसे समाज का समर्थन किया है जिसमें वास्तविक एवं अंतिम शक्ति अर्थात संप्रभुता समष्टि रूप से समाज में निहित होती है। सरकार का चाहे कोई भी स्वरूप क्यों न हो, वह समाज की इच्छा की अभिव्यक्ति का एक ऐसा साधन मात्र होती है जिसे समाज जब चाहे बदल सकता है। प्रश्न 12। रूसो की सामान्य इच्छा सिद्धांत की विवेचना कीजिए। डिस्कस द रूसोस थियरी ऑफ जनरल विल। उत्तर, रूसो का सामान्य इच्छा सिद्धांत। सामान्य इच्छा का सिद्धांत रूसो की सबसे बड़ी देन है। इस सिद्धांत ने रूसो के भावों, दर्शनों को प्रेरित किया है। यह सिद्धांत इतना सजीव है कि परस्पर विरोधी दर्शनों ने इससे समान रूपों में निष्कर्ष निकाले हैं, किंतु हम इतना अवश्य कह सकते हैं कि आधुनिक आदर्शवाद इस सिद्धांत बहुत हद तक प्रभावित है। इस सिद्धांत को समझने के लिए हम मनुष्य की व्यक्तिगत इच्छा से चलते हैं। मनुष्य की इच्छाएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो भावना से संचालित होती है और दूसरी विवेक से। एक मनुष्य कोई कार्य उत्तेजना के वश करता है और अन्य कार्य विवेक से, बुद्धि से, तर्क से करता है। ऐसा कैसे होता है कि मनुष्य तो वही है, पर कार्य करने का ढंग अलग अलग है। इच्छा के प्रकार रूसो कहता है कि मनुष्य में दो प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं, उदात्त तथा निम्न। इन्हीं दो प्रकार की प्रवृत्तियों से मनुष्य की दो प्रकार की इच्छाएं संचालित होती हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। 1. वास्तविक इच्छाएं, वह इच्छा जो विवेकहीन, स्वार्थी, तुच्छ, क्षणिक, अदूरदर्शी, संकुचित, संघर्ष मूलक एवं अशिष्ट है, उसे हम उत्तेजक इच्छा कह सकते हैं, जिसे रूसो एक्चुअल विल के नाम से पुकारता है। यह कदापि अच्छी नहीं होती है, यह भावावेश है। 2. आदर्श इच्छा, वह इच्छा जो विवेकपूर्ण, सुसंस्कृत, स्थायी, कल्याणकारी, स्वार्थरहित है, उसे हम आदर्श इच्छा कह सकते हैं, जिसे रूसो रियल विल के नाम से पुकारता है।
यह आदर्श इच्छा है और मनुष्य की उदात्त प्रवृत्ति से प्रभावित है। मनुष्य की यही आदर्श इच्छा उसे सार्वजनिक कल्याण के लिए प्रेरित करती है। इसीलिए वह इच्छा जो मनुष्य की आदर्श इच्छा है, वास्तव में सामान्य इच्छा का रूप ले लेती है। जब ऐसी इच्छा सार्वजनिक कल्याण का प्रगतिकरण करती है, सार्वजनिक चेतना ही सामान्य इच्छा है। समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की दो इच्छाओं में से वही इच्छा को अभिव्यक्त करती है जो उदात्त भावनाओं से प्रेरित है। समाज में रहने वाले व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का संचालित रूप ही सामान्य इच्छा है। यहाँ स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि समाज में रहने वाले व्यक्तियों की सार्वजनिक इच्छा, जिसे हम राजनीतिशास्त्र की भाषा में बहुमत के नाम से पुकारते हैं, उसे ही सामान्य इच्छा कदापि नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुमत में सार्वजनिक इच्छा होती है और सार्वजनिक इच्छा में व्यक्तियों की केवल आदर्श इच्छा नहीं, उत्तेजक इच्छा भी सम्मिलित रहती है। अर्थात उसमें समाज में रहने वाले अधिकतर व्यक्तियों की मानवीय इच्छा सम्मिलित है। हाँ, यह बात दूसरी है कि किसी समय बहुमत लोगों की केवल आदर्श इच्छा ही का संचालित रूप होने के कारण सामान्य इच्छा को अभिव्यक्त करे। उपर्युक्त बात को समझने के लिए निम्नलिखित सूत्र लाभप्रद होगा। मानवीय इच्छा ह्यूमन विल इक्वल्स उत्तेजक इच्छा एक्चुअल विल। उत्तेजक इच्छा आदर्श इच्छा। एक्चुअल विल जोड़ रियल विल। मानवीय इच्छा आदर्श इच्छा। ह्यूमन विल जोड़ रियल विल। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? 2. वह सामान्य इच्छा में पक्षपात की भावना को समाविष्ट किए जाने का विरोधी था, क्योंकि वह जानता था कि लोग स्वार्थ सिद्ध करने लगेंगे और जिसका परिणाम जनता को भुगतना होगा। 3. सामान्य इच्छा द्वारा संचालित राज्य अथवा समाज में न्यूनतम बल प्रयोग किया जाना चाहिए, लेकिन साथ ही रूसों का यह मत है कि आवश्यकता पड़ने पर वहां अधिक से अधिक शक्ति एवं बल का प्रयोग कर सकती है। 4. राज्य को वही नियम बनाने चाहिए जो कि अत्यंत आवश्यक हो। जहां तक हो सके उसे निरर्थक नियम बनाने से बचना चाहिए, क्योंकि उसका आधार सामान्य इच्छा है। सामान्य इच्छा के कार्यों का उल्लेख करते हुए रूसो कहता है कि कम से कम कानून बनाना चाहिए। शासक की नियुक्ति एवं उसको भंग करने का कार्य भी उसके द्वारा ही प्रतिपादित होगा। एक स्थान पर उसने यह भी संकेत किया है कि उसके परिणामस्वरूप क्रांति भी हो सकती है। सामान्य इच्छा का निर्माण। सामान्य इच्छा का निर्माण दो तत्वों से मिलकर बना है। 1. सामान्य व्यक्तियों की इच्छा। 2. सामान्य हित पर आधारित इच्छा। इन दोनों में से दूसरा पहले से अधिक महत्वपूर्ण है, जैसा कि स्वयं रूसो ने कहा है, मतदाताओं की संख्या से कम तथा उस सामाजिक हित की भावना से अधिक इच्छा सामान्य बनती है, जिसके द्वारा एकता में बंधते हैं। रूसो के अनुसार व्यक्तिगत सामान्य इच्छा का निर्माण। रूसो कहता है कि हम सबकी इच्छा से चलते हैं तथा सामान्य इच्छा पर पहुंचते हैं। होता यह है कि व्यक्ति विभिन्न समस्याओं पर पहले अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण के अनुसार चिंतन करते हैं, जो उसकी यथार्थ इच्छा पर आधारित होती है। किंतु जो समाज सभ्य और सुसंस्कृत होता है तथा जिसकी राजनीतिक चेतना विकसित होती है, उसके सदस्य विवेकपूर्ण हैं, तो उन व्यक्तियों की स्वार्थी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। अंततः यही नहीं, अभी और सुनिए। सामान्य इच्छा का उदय होता है। यह सामान्य इच्छा व्यक्तियों की सर्वोत्कृष्ट इच्छा और नागरिकता की भावनाओं का मूर्त रूप होती है, क्योंकि विचार विमर्श से प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा परिमार्जित, पवित्र और विशाल हो जाती है। यही सामान्य इच्छा समाज में सर्वोच्च और सर्वोत्तम होती है, जो सामान्य हित के लिए कार्य करती है। सामान्य इच्छा की विशेषताएं। रूसों की सामान्य इच्छा को समझने के लिए उसकी विशेषताओं को समझना आवश्यक है। सामान्य इच्छा की अग्रलिखित विशेषताएं हैं। 1. अखंडता। सामान्य इच्छा की पहली विशेषता उसकी अखंडता और एकता है। यह विवेकपूर्ण है, इसमें आत्मविरोध नहीं होता है। रूसो ने कहा है, सामान्य इच्छा राष्ट्रीय चरित्र में एकता उत्पन्न करती है और उसे स्थिर रखती है। 2. स्थायित्व। इसकी दूसरी विशेषता इसका स्थायित्व है, क्योंकि यह संवेगात्मक नहीं है, बल्कि विवेकात्मक है। रूसो के अनुसार इसका कभी अंत नहीं होता। यह कभी भ्रष्ट नहीं होती। यह अनित्य, अपरिवर्तनशील तथा पवित्र होती है। 3. अदेयता। सामान्य इच्छा का एक लक्षण है अदेयता, जिसका तात्पर्य है कि इसे किन्हीं व्यक्तियों को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। 4. अविच्छेदता। इसकी विशेषता यह है कि रूसो प्रभुता को संपूर्ण सामान्य इच्छा में निहित मानता है। उसे अलग नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार शरीर से प्राणों को अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार प्रभुसत्ता को सामान्य इच्छा से अलग नहीं किया जा सकता। 5. सर्वोच्चतम एवं निरंकुशता। सामान्य इच्छा की एक अन्य विशेषता उसका सर्वोच्च एवं निरंकुश होना है। इस पर दैवीय, प्राकृतिक और परंपरागत नियमों का कोई प्रतिबंध नहीं होता। 6. न्यायोचितता। सामान्य इच्छा सदैव न्यायोचित होती है, क्योंकि यह हमेशा सामाजिक हित को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है।
7 लोक कल्याणकारी सामान्य इच्छा का उद्देश्य संपूर्ण समाज का हित करना होता है। यह सभी व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का निचोड़ है। 8 जनतंत्र का आधार सामान्य इच्छा राज्य का आधार है। अतः राज्य का संचालन शक्ति से नहीं बल्कि जनता की सहमति से होना चाहिए। अतः सामान्यतः इच्छा का आधार जनतंत्रीय है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? सामान्य इच्छा और सबकी इच्छा में अंतर। डिफरेंस बिटवीन जनरल विल एंड विल ऑफ ऑल। सामान्य इच्छा और सबकी इच्छा विल ऑफ ऑल में भी अंतर है। सामान्य इच्छा का अर्थ कभी भी सबकी इच्छा से नहीं है। सबकी इच्छा वैयक्तिक हितों का विचार करती है और विशेष इच्छाओं का योग है। सबकी इच्छा सभी लोगों की स्वार्थमयी इच्छा भी हो सकती है, अतः वह समाज के लिए हानिप्रद भी हो सकती है। परंतु सामान्य इच्छा सामान्य हित से ही प्रेरित है और यह एक व्यक्ति की इच्छा भी हो सकती है, अल्पमत की भी, बहुमत की भी और सबकी भी हो सकती है, बशर्ते कि उसमें सार्वजनिक कल्याण निहित हो। सामान्य इच्छा सिद्धांत की आलोचना। 1 आलोचकों के अनुसार सामान्य इच्छा का सिद्धांत केवल एक कोमल एवं मधुर कल्पना मात्र है। व्यवहार में इसका मिलना कठिन है। 2 मानवीय इच्छा का 2 भागों में बांटना वास्तविक इच्छा, आदर्श इच्छा संभव है। यह मानवीय इच्छा का कृत्रिम और अव्यावहारिक विभाजन है। 3 रूसों की सामान्य इच्छा निरंकुश शासन को जन्म देती है। रूसों की सामान्य इच्छा हॉब्स का सिर कटा लेवियाथन है। चूंकि हॉब्स का शासन भी निरंकुश था और रूसों की सामान्य इच्छा द्वारा शासक भी निरंकुश है। 4 रूसों कई स्थानों पर सामान्य इच्छा और बहुमत की इच्छा में अंतर बताता है और स्वयं यह भी स्वीकार करता है कि आधुनिक युग में बहुमत पर प्रजातंत्र की सामान्य इच्छा के अनुसार शासन चलाते हैं। 5 मनुष्य का कौन सा पक्ष आदर्श इच्छा से प्रभावित है इसे निर्धारण करने का कोई मापदंड नहीं है। 6 मनुष्य का कौन सा पक्ष आदर्श और समाज की सामान्य इच्छा में एकरूपता नहीं आ सकती, क्योंकि समाज केवल व्यक्तियों का सम्मिश्रण मात्र है, अपने में पूर्ण एक संस्था है। 7 रूसो सामान्य इच्छा को सबकी इच्छा का प्रतिनिधि रूप देता है। आज के युग में सबकी इच्छाएं समान नहीं होती। वर्तमान युग विज्ञान का युग है। इसमें रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, प्रेस और राजनीतिक दलों के विकास इत्यादि के द्वारा सामान्य इच्छा को जाना जा सकता है। ये चुप है।